Good morning, friends. Friends, today we will discuss about solution of your chemistry. So, friends, first of all, what is solution? Friends, solution is the mixture type. Means solution एक type होती है mixture की. So, what is mixture? First of all, we discuss about the mixture. Mixture is the mixing of two or many components which are non-reacting to each other. Means in layman language we say that mixture are the mixing of two or more non-reacting components or the chemicals. That is called as mixture. So what is the difference between the solution and the mixture? Clear as solution differentiate from mixture. So we clear from this solid with solid, solid with liquid, solid with gas, or we say liquid with solid, liquid with liquid, liquid with gas. Similarly, gas with solid, gas with liquid, or gas with gas. Okay. So these all are mixtures. These all are mixtures. Friends, here this is solution. These three are solution. Okay. This is solution. So this table creates a differentiation between the solution and the mixture. यहाँ से हमें क्लियर होता है कि सॉल्यूशन और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है. बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि कोई भी मिक्सचर जिसके अंदर कोई भी एक कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में हो, उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं. ये दोनों भी लिक्विड हो सकते हैं. ये देखिए, मीन्स जब हम किसी मिक्सचर की बात करते हैं उसके अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स लिक्विड स्टेट में हो, तब भी हम उसको सॉल्यूशन बोलते हैं. बट एक कंपोनेंट यानी कि जितने भी कंपोनेंट को हम मिक्सअप कर रहे हैं मिक्सचर बनाने के लिए, उनमें से जब कोई भी एक कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में होगा तब हम उसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं. मीन्स ऑल दी सॉल्यूशंस आर मिक्सचर बट नॉट ऑल दी मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन. ओके फ्रेंड्स, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो मिक्सचर की ही एक टाइप है. तो अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस चैप्टर के दौरान जो हमने डिस्कस करना है वो है सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में. ओके, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे हम कि होता क्या है सॉल्यूशन, इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं. ठीक है, उसके बाद हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं इसकी मेजरमेंट्स करेंगे. ओके, इनकी प्रॉपर्टीज करेंगे और वेरियस प्रॉपर्टी के दौरान हम डिस्कस करेंगे अलग अलग पॉइंट्स को जो इनको रिलेट करते हैं. ओके, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एबनॉर्मलिटीज. ओके फ्रेंड्स, कि एबनॉर्मलिटीज क्या क्या होती हैं जब हम इनकी स्टडी करते हैं. ओके, ड्यूरिंग द चैप्टर हम कई सारे लॉज, कई सारे थ्योरीज भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, मैथमेटिकल पार्ट भी आएगा आपके पास जिसे हम कैलकुलेशन करेंगे सॉल्यूशन की. अंदर जो हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट होंगे उनकी परसेंटेज की, उनके रिसोर्स की. ओके, वो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन की या फिर इसकी इंट्रोडक्शन की. ओके फ्रेंड्स, अगर हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो बना सकते हो आप लोग, इसी के बेस पे बना सकते हो, इस टेबल के बेस पे. सो क्या है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. मिक्सिंग ऑफ टू और मोर नॉन reacting components clear है. मिक्सिंग ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस या components whose composition
can be varied within certain limits, within certain limits। देखिए डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है जो मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बट इसमें कंडीशन और रहती है जो मैंने आपको बताया था उसी के बेस पे। बट in this one or all, बताया था नहीं आपको। बट इन दिस वन और all component is in liquid state, ओके फ्रेंड्स। देखिए क्लियर है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स whose composition can be varied within certain limits, but in this one or all component is in liquid state, ओके फ्रेंड्स। सो ये तो आपको क्लियर है। बट अगर आप इसकी बात करें, कंपोजिशन कैन बी वेरीड, जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट की जो कंपोजिशन है, अमाउंट है, वो वेरी करती है विद इन सर्टेन लिमिट्स। मीन्स कई सारे फैक्टर होते हैं जो इनकी अमाउंट को, इनके कंपोजिशन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता दूँ कि अगर आपके पास आधा लीटर पानी है, आधा लीटर वाटर है, उसके अंदर जो शुगर आप खोलते हो, मैक्सिमम जो शुगर उसके अंदर खुल सकती है, उसका जो अमाउंट है वो कम होगा जो शुगर 1 लीटर के अंदर खुल सकती है। सिंपल सी बात है, एक तो आपके पास आधा लीटर वाटर है, एक आपके पास 1 लीटर ऑफ वाटर है। तो आप जो आधे लीटर के अंदर, हाफ लीटर के अंदर शुगर सोल्यूबल करोगे, घुमाओगे, घोलोगे, उसका जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो 1 लीटर से हाफ होगा, कम होगा जो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास सॉल्वेंट है वो भी तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये देखिए जो अमाउंट है सॉल्वेंट का वो वेरी करेगा, जिसकी वजह से इनका जो नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स का जो कंपोजिशन है वो वेरी हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा समझाने के लिए था आपको कि इनकी कंपोजिशन जो है सॉल्यूशन के कंपोनेंट की, वो वेरी करते हैं विद इन सर्टेन लिमिट्स, ओके। सो खैर उसके बाद एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में हम इजी डेफिनेशन और बता सकते हैं इसकी। जैसे अगर बनाए तो हम, और वो क्या हो सकती है आपके पास, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute, maximum amount of solute dissolve in definite amount of, dissolve in definite amount of non-reacting, maximum amount of solute dissolve in definite amount of non-reducing, definite amount of non-reacting solvent। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड नहीं आए हैं, सोल्यूशन, सोलवेंट, ओके। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ नॉन रिएक्टिंग सोलवेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ
पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो क्लियर करते हैं डेफिनेशन को या फिर सॉल्यूशन को, वो क्या है। सबसे पहले तो मैं इन दो वर्ड्स को क्लियर करता हूँ आपको, सोल्यूट एंड सोलवेंट। देखिए हमारे पास दो वर्ड आए हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सो हमारे कई सारे फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सोल्यूट हम लोग सॉलिड को बोल देते हैं और जो सोलवेंट है वो हम लिक्विड को बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हमारे पास एक सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट के अंदर होगा, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होगा, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो कम अमाउंट के अंदर होगा उसको हम सोल्यूट बोलेंगे। मीन्स सोल्यूट इज द लेस अमाउंट एंड solvent is the more amount. So means फ्रेंड्स यहाँ से क्या क्लियर होता है, जो कम अमाउंट में है, लेस अमाउंट में है, उसे हम सोल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है और 100 ml ऑफ शुगर है, दोनों को हम मिक्सअप करके एक सोल्यूशन बनाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और 100 ग्राम ऑफ शुगर क्या है, सोल्यूट। उसी तरह से अगर हमारे पास 1 kg ऑफ शुगर है एंड 100 ml ऑफ वाटर है, तो यहाँ पे हम बात करें तो 1 kg ऑफ शुगर जो कि मोर या लार्ज अमाउंट में है, लार्ज क्वांटिटी में है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, बट 100 ml ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम नॉन रिएक्टिंग की। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर कोई भी कंपोनेंट रिएक्शन कर जाता है तो वहाँ पे मिक्सचर या सॉल्यूशन का कोई मायना नहीं रहता। हम यहाँ पे जब भी सॉल्यूशन या मिक्सचर की बात करते हैं तो हम नॉन रिएक्टिंग की बात करते हैं। ओके, नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट से ही हमारे पास मिक्सचर या सॉल्यूशन की स्टडी होती है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब देखिए एक यहाँ पे ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर का मीनिंग क्या है कि जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है। ओके, जैसे हमने पढ़ा होगा STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ओके, सो खैर इनकी बाद में हम बात करेंगे, बट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जब भी हम सॉल्यूशन की स्टडी करते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक डेफिनेटेड टेम्परेचर के ऊपर ही बात करते हैं। क्योंकि अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, उसके अंदर एक लिमिटेड या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं हम, तो जितना सोल्यूबल होना था वो हो गया, उसके बाद नहीं होगा। बट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अप करते हैं, तो और ज़्यादा सोल्यूट घुलना शुरू हो जाता है। ओके, आप जनरल लाइफ से भी ले सकते हैं। जैसे आप एक ठंडे पानी को लेते हैं, उसके अंदर शुगर या सॉल्ट मिक्सअप करना शुरू करते हैं तो वो टाइम लगता है या फिर कम घुलता है। बट अगर उसी को गर्म कर देते हैं, वार्म अप कर देते हैं, तो क्या होता है, वो जल्दी घुल जाता है। सो ये टेम्परेचर इफेक्ट है और इन सब को हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम फैक्टर्स की ही बात करने वाले हैं। सो ये मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 1-2 पॉइंट और आते हैं, जैसे सैचुरेशन पॉइंट हो गया आपके पास, या पर्टिकुलर टेम्परेचर हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर एक वर्ड और आता है सैचुरेशन पॉइंट। ये सॉल्यूशन या मिक्सचर से भी रिलेटेड होता है आपके पास, जो कि हमारे काम आने वाला वर्ड है। तो सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, मैंने अभी बोला था कि एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट अमाउंट लेते हैं हम सॉल्वेंट का, उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट का घोल देते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास एक डेफिनेट अमाउंट है सॉल्वेंट का, उसके अंदर हम सोल्यूट को घोल रहे हैं। ठीक है, अब सपोज आपके पास 250 ml ऑफ वाटर है, उसके अंदर हमने लगभग 2 या 3 स्पून हमने शुगर का लिया, मिक्सअप कर दिया, घुल गया। ठीक है, और डालते रहे, वो मिक्सअप होता रहा। बट एक स्टेज ऐसी आएगी वो बिल्कुल घुलना कम हो जाएगा, और लास्ट में एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे वो घुलना बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे वो घुलना बंद हो जाता है वहाँ पे हम बोलते हैं कि इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया, कि इसके बाद ये नहीं घुलेगा। लेकिन फ्रेंड्स,
बात वही आती है दोबारा से, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सैचुरेशन पॉइंट भी बढ़ जाता है, मीन्स सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करते हैं तो सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, मीन्स उसके बाद कोई भी सॉल्वेंट के अंदर नहीं घुलेगा, दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स की। अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द सॉल्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन आपके पास अलग अलग तरह के होते हैं, वही अगर पहले वाली टेबल के अकॉर्डिंग हम बात करें कि सॉलिड इन लिक्विड या फिर गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, दैट इज द सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड की हम बात करें, सॉलिड इन लिक्विड। ओके, सो फ्रेंड्स इसके अंदर जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सोल्यूट। सो फ्रेंड्स नेचर से आप लोग क्या समझते हैं, देखिए कोई भी केमिकल है उसका जो केमिकल या फिर फिजिकल बिहेवियर है वो डिपेंड करता है उसके बॉन्डिंग के ऊपर। ओके, और बॉन्डिंग से ही यहाँ पे हमारे पास एक फंडा निकल के आया था, एक पॉइंट निकल के आया था, दैट इज द पोलर बॉन्डिंग, दैट इज द पोलर एंड नॉन पोलर। आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा भी होगा लाइक डिजोल्व लाइक, कि पोलर जो है पोलर को लाइक करता है और नॉन पोलर को लाइक करता है। ओके, सो वही फंडा यहाँ पे चलेगा, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक। ओके फ्रेंड्स, मीन्स यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास सॉल्यूट है वो पोलर है और सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास NaCl है, ओके फ्रेंड्स, ये वाटर, दिस इज पोलर NaCl, कार्बोहाइड्रेट, दिस इज नॉन पोलर, वाटर इज आल्सो पोलर, दिस इज easily soluble, दिस इज। फ्रेंड्स मेरा ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर घुलता ही नहीं, घुलता है बट बहुत कम अमाउंट। ओके, लेस इन अमाउंट, लेस अमाउंट में मिलेगा। ओके, दिस इज कंप्लीटली soluble because both are polar, but this is non polar। अब आप कहोगे कि नॉन पोलर है तो कैसे बोलते हैं पोलर है। सो भाई कई और फैक्टर भी होते हैं जिनके ऊपर ये सोलिबिलिटी डिपेंड करती है, मैंने पहले ही बोला है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कई सारे और भी फैक्टर्स हैं, अनेक फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, एनर्जीज हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं सोलिबिलिटी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं NaCl की या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की, NaCl जो एक पोलर बॉडी है वो इजीली वाटर के अंदर सोल्यूबल है, बट जो कार्बोहाइड्रेट है वो इजीली सोल्यूबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पोलर पोलर को लाइक करेगा बट ये नॉन पोलर पोलर को लाइक नहीं करेगा। ओके, उसके बाद अगर कोई और एग्जांपल दें, सो जैसे NaCl है आपके पास, सोडियम क्लोराइड, इधर वाटर है, इधर आप बेंजीन ले लीजिए, सो यहाँ पे भी आप देखोगे दिस इज पोलर, दिस इज पोलर,
so this is non-polar. So friends, sodium chloride easily soluble in water but not soluble in benzene. So here also it clears that polar dissolve like polar but non-polar not like polar. ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये पोलर नॉन पोलर वाला एक ऐसा फैक्टर है जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, ओके। इसके बाद इसी के अंदर एक फैक्टर आता है, अगर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही होगा, हाइड्रेशनल एनर्जी होती है और एक एनर्जी होती है लैटिस। मैं भी बात कर रहा था आपके सामने। तो जब भी हाइड्रेशनल एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी देन सोल्युबिलिटी इज पॉसिबल। मीन्स जब हाइड्रेशनल एनर्जी क्या होती है, वाटर हाइड्रोलिक एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है आयनिक मॉलिक्यूल्स की। ओके, आयनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज द लैटिस एनर्जी। और अगर वाटर की एनर्जी इस लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सी बात है इसको तोड़ देगा, और जब कोई भी सॉल्यूट टूटेगा तो वो बन जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। तो सिंपली हम एनर्जी के बेस पे भी यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी देन सोल्युबिलिटी इज पॉसिबल। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर दिस हम बात करेंगे सेकेंड फैक्टर की। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर दैट इज द पोलर नॉन पोलर, एंड द सेकेंड फैक्टर इज द टेम्परेचर। क्लियर है फ्रेंड्स? एंड द सेकेंड फैक्टर इज द टेम्परेचर। अगर फ्रेंड्स हम इस फैक्टर की बात करते हैं टेम्परेचर की, तो हमारे पास यहाँ पे 3 सब पॉइंट बनते हैं, और वो कौन कौन से हैं? Substance in which solubility increase with increasing temperature. क्या बोल रहे हैं हम? Substances in which solubility increase with increasing temperature। और सेकेंड सब फैक्टर क्या बनेगा फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे? सब्सटेंसेस in which solubilities decrease with increasing temperature। और फ्रेंड्स हमारे पास थर्ड पॉइंट, जो हमारे पास थर्ड सब पॉइंट है, वो क्या बनेगा? सब्सटेंसेस इन विच solubility do not show regularly with increasing टेम्परेचर। मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंस की बात करते हैं हम जो सोल्युबिलिटी इंक्रीज दिखाते हैं, शो करते हैं विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और सेकंड सब पॉइंट क्या बना हमारे पास? सब्सटेंस इन सोल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मीन्स फर्स्ट में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, बट सेकंड सब पॉइंट में हम क्या बात करते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बट अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ये थर्ड सब पॉइंट हमें क्या बात कराता है कि सब्सटेंस इन विच सोल्युबिलिटी डू नॉट शो रेगुलरिटी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कई बार सोल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और कई बार कम हो जाती है। मीन्स यहाँ पे रेगुलरिटी शो नहीं होती। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट क्या है? सब्सटेंसेस इन विच सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं,
जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, ओके, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ओके। NaCl हो गया, KCl हो गया। तो फ्रेंड्स कई सारे हमारे पास सिंपल सब्सटेंस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जिनको हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दे चुका हूँ मैं कि जैसे आप सोडियम क्लोराइड या शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को अपग्रेड करते रहते हो, बढ़ाते रहते हो, इंक्रीज करते रहते हो, वैसे वैसे ही सोल्युबिलिटी बढ़ती रहती है। ओके फ्रेंड्स, सो दीज ऑल एग्जांपल्स आर ऑफ योर सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन सब की बात करें तो ये एनर्जी बेस्ड है। एनर्जी बेस्ड मीन्स आपने +1 के अंदर ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? वो बताता है कि एनी सिस्टम अपोज एनी चीज विच वी डू विद दैट सिस्टम। मीन्स जब हम किसी सिस्टम के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं या कोई उसके अंदर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो सिस्टम उसको अपोज करता है, दैट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बेस पे, जो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें मिलता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तभी तो हम टेम्परेचर की बात करेंगे कि टेम्परेचर दे रहे हैं कि दे रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट हमें देनी पड़ रही है। मीन्स अगर हम रिएक्शन टाइप करके देखें यहाँ पे तो क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हीट दे रहे हैं तो हीट चेंज इनटू सॉल्यूशन। सो भैया यहाँ से क्लियर है बिल्कुल, यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं और जब हम किसी भी रिएक्शन को या किसी भी केमिकल प्रोसेस को हीट देते हैं, यानी कि वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रिएक्शन टाइप इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल यही बताता है कि जैसे ही आप हीट या टेम्परेचर बढ़ाते हो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि सॉल्यूशन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड। ओके फ्रेंड्स, इसी का सब पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें substances in which solubility decrease with increase in temperature। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे भी हमारे पास कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे लिथियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ओके, लिथियम कार्बोनेट, ओके, कैल्शियम सल्फेट, तो और भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। या फिर आप सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का भी एग्जांपल दे देते हो, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, कई सारे एग्जांपल हैं आपके पास जो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इसको भी हम ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेस पे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रिएक्शन विल बी दी एक्सोथर्मिक, मीन्स क्या करते हैं आप, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन प्लस मीन्स जैसे जैसे आप हीट को बढ़ाओगे रिएक्शन विल बी बैकवर्ड, अपोजिट आ जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगा आपके पास, दिस वन, ओके। बट जब आप हीट को कम करोगे, टेम्परेचर को कम करोगे, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, रिवर्स है एक दूसरे के बीच में, ओके। सो इट मीन्स रिएक्शन विल एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इवॉल्व होती है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स,
Now our third sub point is that substances showing irregularities with increase in temperature. मीन्स फ्रेंड्स, इस फैक्टर के अकॉर्डिंग हम क्या बात करते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो सोल्युबिलिटी की इरेगुलरिटी शो करते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते रहे तो सोल्युबिलिटी बढ़ती रहेगी या टेम्परेचर घटाते रहे तो सोल्युबिलिटी घटती रहेगी। तो इट मीन्स यहाँ पे इरेगुलरिटी शो करते हैं ये कंपोनेंट, ओके, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, तो हमारे पास कई सारे पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस होते हैं जो इरेगुलरिटी शो करते हैं। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट एंड कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। So these are the polymorphic substances which showing the irregularities with increase in temperature. Next हम ले सकते हैं अल्फा अमोनियम नाइट्रेट with beta ammonium nitrate. Okay friends, another example is sodium sulfate हेक्साहाइड्रेट, हेक्सा हम डेका लेंगे, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट विथ सिंपल सोडियम सल्फेट। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है जो कि इरेगुलरिटी शो करते हैं। अब हम इस एग्जांपल को लेके थोड़ा सा क्लियर करेंगे इसको। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट with decahydrate, okay, at 32.4 degree centigrade. This is showing sodium sulfate. Okay friends, मैंने ये लिखा है यहाँ पे 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड्स, below this temperature, this showing sodium sulfate with decahydrate, but above this temperature point this showing simply sodium sulfate. So friends, this is the temperature point, okay, this is the temperature point at which one state change into another. So this temperature point is called as transition temperature, transitional temperature या ट्रांजिशन पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। मींस इस साइड में रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक। यहाँ पे क्या है रिएक्शन, एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट विल एब्जॉर्ब बाय दिस। बट after 32.4 degree centigrade this will positive, means it loses all the water molecules. Okay friends, so this will change the regularity, means यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट आफ्टर दिस टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी विल लॉस। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे क्या है, एक्सोथर्मिक। सो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल से हम क्लियर कर सकते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो इरेगुलरिटी को शो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास आता है, ये तो हमारे पास फैक्टर थे जिनसे हम बता सकते हैं कि सोल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास एक इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है, हाउ NaCl dissolve in water।
कि हम NaCl को वाटर के अंदर कैसे डिजोल्व करते हैं। ओके, मैंने वाई नहीं बोला कि वाई इट इज डिजोल्व, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बात किया हाउ NaCl डिजोल्व इन वाटर। सो फ्रेंड्स, अगर मैं NaCl की बात करूं और वाटर की बात करूं, बोथ आर पोलर इन नेचर। सो फ्रेंड्स, हियर दिस इज NaCl, this is its bonding. So friends, in water molecules these are the water molecules. Okay friends, this is their bonding. Friends, water molecule इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे क्या होता है, जिनकी बॉन्डिंग एनर्जी होती है जिसे हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ड्यू टू दीज वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन दिस विल ब्रोकन। ओके फ्रेंड्स, सो इनकी डिसोसिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? This is of your sodium positive ion, and here this is of your water molecule. Okay friends, the next is the negative, that is the chloride ion, and here water in this manner. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए अगर आप सोडियम की बात करें, केटाइन की बात करें, तो जो वाटर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है यानी कि नेगेटिव पोल है वो टुवर्ड्स दिस सोडियम चार्ज। ओके, एंड हियर द वाटर पॉजिटिव चार्ज मींस हाइड्रोजन, दिस विल टुवर्ड्स द क्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्लम्पिंग हो जाती है, एसोसिएशन हो जाती है आयंस की और वाटर मॉलिक्यूल्स की। ओके फ्रेंड्स, इसी को हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं कि जो हमारा NaCl सोल्ट है वो सोल्युबल हो गया वाटर के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अब यहीं से एक क्वेश्चन कई बार अराइज हो जाता है, स्टूडेंट बोलते हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये आपस में रिपेल क्यों नहीं करते, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल टूट जाने चाहिए। मीन्स ये जो एसोसिएशन है ये टूट जाने चाहिए और दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन होनी चाहिए, मीन्स NaCl दोबारा से जुड़ जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक चीज आप नोट करें कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल रिपल्सन है उसके अलावा भी कुछ और फोर्सेस है, और वो फोर्सेस कौन कौन से हैं? आयन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन। कौन कौन से हैं? आयन वाटर अट्रैक्शन, आयन वाटर अट्रैक्शन। सो फ्रेंड्स, ये आयन वाटर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ग्रेटर देन होता है वाटर मॉलिक्यूल रिपल्सन। मीन्स जो ये आयन की और वाटर मॉलिक्यूल की सेम है, आयन और वाटर मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्शन है वो मोर देन दिस वाटर मॉलिक्यूल रिपल्सन। तो इसी वजह से ये जो एसोसिएशन ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स है ये नहीं टूटती। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम बात करें सॉल्ट एनालिसिस और जिसके अंदर हम बात करते हैं सिंपली सी वाटर की, जहाँ से हम सॉल्ट NaCl सेपरेट आउट करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर हम वहाँ की बात करें कि ऐसे ही NaCl घुला हुआ होता है, सोल्युबल होता है वाटर के अंदर, सी वाटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इसको कैसे सेपरेट आउट करते हैं? हमने वहाँ पे हीट देनी होती है। जब हम इसको हीट देते हैं तो these associations will break down and water molecules escape, and then sodium and chloride ions will combine
with each other and gives the NaCl. So friends, तब वहाँ पे ये एसोसिएशन क्यों टूटेगी आयन और वाटर मॉलिक्यूल की? क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे हम एनर्जी देते हैं, सनलाइट की एनर्जी देती है, सोलर एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से ये रैंडमनेस में आएंगे और ये जो एसोसिएशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल एस्केप हो जाएंगे और हमारे पास फिर से जो सोडियम और क्लोराइड आयन की एसोसिएशन है वो हो जाएगी और हमें NaCl दोबारा से मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द NaCl and water separation in the presence of sunlight due to kinetic energy of water molecules. Okay friends.